हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो आरबीआई की फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उसके रिगार्डिंग, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिगार्डिंग, और इंडिया और यूएस की जो 2+2 डायलॉग है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आरबीआई के जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जिसके हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, उसके बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में महंगाई को लेकर जो आरबीआई है उसकी जो पॉलिसी है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं दैट इज़ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। किसी भी देश के लिए महंगाई बहुत ज़रूरी होती है, बट वो महंगाई की जो परसेंटेज है, दर है, उसके अंदर इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ जो इन्फ्लेशन रेट है वो एक मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। यदि वह सामान्य दर से काफ़ी ज़्यादा है तो यह आपके देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आ सकता है। इसीलिए आरबीआई, जिसकी एक इनहेरेंट जिम्मेदारी है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को वो कंट्रोल रखे, उसके रिगार्डिंग उसकी जो पॉलिसी है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसमें याद रखना है दैट बहुत पहले जो उर्जित पटेल कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी 2014 के अंदर, जिसमें ये बताया गया था कि अल्टीमेटली आरबीआई को एक इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, यानी कि हमें इसको एक अपने लिए टारगेट सेट करना होगा कि भारत में महंगाई दर इतनी हो और इससे ज़्यादा ना बढ़ पाए। इसलिए यहाँ पे क्या क्या करने की ज़रूरत है, और आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकते हैं उसको कैसे याद रखना है। इंडिया ने इस जो फ्रेमवर्क को 2016 में यहाँ अडॉप्ट कर लिया था, और साथ ही साथ उसके लिए क्या किया गया था, आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी। आपको जो ये पॉइंट्स हैं सिर्फ वो याद रखने हैं मेनली, अदरवाइज जो इकोनॉमी का टॉपिक है वहाँ पर आप इसको ज़्यादा लर्न करते हैं। आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि भारत के अंदर जिस प्रकार से जैसे 2020 में कोरोना आया तो उस समय पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी डाउन चली गई थी। तो इसीलिए उस समय पर अगर आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग के जो टारगेट्स को पूरा करने की सोचें तो वो नहीं पॉसिबल था। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लेक्सिबल, कि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहे तो हमें क्या टारगेट रखना है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है तो उस समय पर टारगेटिंग को फ्लेक्सिबल तरीके से यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ कहने की बात यह है कि इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो सकता है इसके अंदर वो ये है कि दैट मीन्स टारगेट एंड टॉलरेंस, जो एक बैंड यहाँ पे बताया गया, दैट मीन्स कि इतने टॉलरेट की जा सकती है। दैट मीन्स अगर किसी देश के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4%, दैट मीन्स यहाँ देखिए यहाँ पर 4% का इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया था, जिसका मतलब है कि इंडिया जैसी कंट्री में इन्फ्लेशन को हम एक साल में 4% तक बढ़ने दे सकते हैं। और यहाँ पर सरकार ये कोशिश करेगी, यानी कि आरबीआई कोशिश करेगी कि ये ग्रोथ जो है या तो 4+-2 हो। दैट मीन्स ये 2% से लेकर ये 6% तक, 2% से लेकर 6% तक की ये जो हमारे पास इन्फ्लेशन रह सकती है, ये हमें प्राइस स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए पिछले साल कोई चीज़ 100 रुपीज़ की थी तो नेक्स्ट ईयर उसके दाम इतने ना बढ़ जाएं, अगले साल तक हमने दाम उसके कहाँ तक बढ़ने के लिए हम टॉलरेट कर सकते हैं, 102 रुपये से लेकर 106 रुपये तक के बीच में। तो दैट मीन्स हमने जो यहाँ पर 2% टू 6% तक की इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन रखना है, और प्राइस जो है इतने हमने स्टेबल रखने हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें क्या बताया गया था। इसके अंदर कौन से कंपोनेंट बताए गए थे, ये अदरवाइज आप जो है इकोनॉमी का एक टॉपिक है उसमें आप लर्न करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर याद रखने के लिए कि हम लोगों को ये मैंडेटरी तौर पे, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको ये करना होगा कि 4% की इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करना होगा, जिसमें कि +-2%, दैट मीन्स 2 to 6% तक का आपको मेंटेन करना होगा। और इसको जो आप ये फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं उसको हर 5 साल के अंदर आपको रिव्यू करना होगा। दैट मीन्स हम क्या टारगेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। इसी तरह से ब्रीच ऑफ द टारगेट बैंड फॉर द 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ट्रिगर्स अ फॉर्मल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक, यानी कि अगर हम लगभग जैसे 9 से 10 महीने तक अगर हम ये टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, हमारी गवर्नमेंट ये अचीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक यहाँ पे रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे इसी लिखा गया फॉर्मल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। दैट मीन्स आरबीआई जो अपनी रिपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को पेश करेगा। डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका ये भी अगेन एक इकोनॉमी के अंदर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो, और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक इस प्रकार की कमेटी है जो कि भारत में कितना इन्फ्लेशन कैसे मेंटेन रखना है हमने उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। इसको आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं अच्छे से।
और इसीलिए जो है ना फर्स्ट रिव्यू आउटकम इसकी टारगेट ऑफ 4% विद द टॉलरेंस बैंड ऑफ 2% रिटेन फॉर द 2021 टू 26। तो इसीलिए जो हमारे पास ये 5 साल हैं 2021 से 2026 तक, इन 5 सालों के लिए हमने जो टारगेट रखा है वो 4% प्लस माइनस 2% का रखा है। आपको सिर्फ इतना पता हो इसमें। और यहाँ पर क्योंकि अगेन ये इकोनॉमी में आप लर्न करेंगे, आपको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए याद रखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो सीपीआई बोलते हैं इसे हम, हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। कई बार हो सकता है यहाँ पे आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स वो लिखें, आपने कहना है कि नहीं, भारत के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर ही इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। बस आपने ये याद रखना है कि आखिरकार एक्चुअली क्या है कि दो तरह की हम इन्फ्लेशन काउंट करते हैं, एक को बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन और एक होती है हमारे पास जो सीपीआई बेस्ड है, दैट मींस कंज्यूमर बेस्ड जो होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, और वो भी इसमें भी कौन सी, दैट इज दी हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये सारी जो टर्म्स है ना ये आप इकोनॉमी के अंदर लर्न करते हैं, बट फिलहाल के लिए आप अगर इनको याद रखना चाह रहे हैं तो आप इतना याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट द इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एफटीए नेगोशिएशन। इसके अंदर क्या था, अभी रिसेंटली जो इंडिया है उसने यूरेशियन जो इकोनॉमिक यूनियन है उसके साथ अभी जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर ये बातचीत चल रही है कि आखिरकार हम कैसे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अगर भारत और श्रीलंका का है तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पर जो भी हमारा सामान एक्सपोर्ट होगा और वहाँ से जो इंपोर्ट होगा उनके ऊपर कई प्रकार के जो प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाया करेंगे। इसका मतलब यही है, दैट मीन्स अगर लेट्स से इंडिया में कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है, अगर वो श्रीलंका के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पर भी 100 रुपीज़ की होगी। आमतौर पर अगर लेट्स से दूसरी कंट्री में जब भी जिनके साथ हमारा एफटीए नहीं है, अगर वहाँ पर एंटर करती है कोई चीज़ तो वो लोग, वो देश मतलब उस एक प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई टैक्स यहाँ पे लगा सकता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी। तो आपको बस ये याद रखना है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उन देशों के साथ, उन यूनियंस के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे हों। इससे होता क्या है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो भी इंप्रूव होते हैं और वहाँ से जो एक इंपोर्ट होना स्टार्ट हो सकता है। तो दोनों ही जो एक पार्टीज़ के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो रहती है। तो आपको बस इसमें याद रखना है दैट, क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया और यूएस के जो एक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कई तरह के जो टैक्स हैं, जो इम्पोजिशंस की जा रही हैं भारत के ऊपर, उस वजह से भारत को अल्टीमेटली अपने जो एक्सपोर्ट हैं वो यूएसए में ना टारगेट करते हुए वो बाकी यूनियंस या बाकी देशों के साथ टारगेट करने पड़ेंगे। इसीलिए भारत जो है इस प्रकार की जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो है बरकरार रहे। सो इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। एक्चुअली क्या है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द रीजनल। रीजनल का मतलब होता है जब कभी, जैसे मान लीजिए अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है। एशिया में अगर कुछ देशों को जो ईस्ट में है उनको आप कह सकते हैं और साउथ में है दैट इज दी साउथ ईस्ट एशियन जो एक रीजनल ग्रुप है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो मिडल ईस्ट एक ग्रुप है उसको आप काउंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स, या सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो अलग हैं। इसका मतलब है जब हम क्षेत्रीय आधार पर यानी कि किसी एक बड़े महाद्वीप कॉन्टिनेंट के ऊपर किसी एक हिस्से के देशों को काउंट करते हैं उसकी बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, देखिए यहाँ पे किस किस को काउंट करते हैं इसके अंदर, दैट इज द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक और रशियन फेडरेशन। तो इसके अंदर ये जो 5 कंट्रीज आप देख रहे हैं, आपको ये याद होनी चाहिए कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का मतलब है ये 5 कंट्रीज का अपना एक समूह है, यूनियन है, जिसके साथ भारत इकट्ठे एक एज अ ब्लॉक इसके साथ जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने जा रहा है। तो आपको इसमें एक याद रखनी है, ये बना कब था हमारे पास, ये 2015 के अंदर ये बना था, दैट इज द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर याद होने चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, दैट इज इन दी मॉस्को रशिया। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे होगा क्या, अगर ये हमारा यानी कि जब इन लोगों ने भी आपस में इसी तरह की एक यूनियन बनाई थी, ये इनका आपस में जो 5 कंट्रीज ने मिलकर जब ये यूनियन बनाई थी तो इसका फ़ायदा क्या था कि इस एक दूसरे के देश में फ्री मूवमेंट होगी, जो सामान की, सर्विसेज की, कैपिटल की, लेबर की, यानी कि लोगों की आवाजाही वगैरह, या जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी आवाजाही, और इसी तरह से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की ड्यूटी या टैक्स नहीं लगेगा अगर वो ये 5 कंट्रीज आपस में एक दूसरे के देश में इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना रीजनल लेवल पर डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। इन ब्लॉक्स का फायदा ये रहता है। अगर आप इसको मैप पे देखना चाह रहे हैं तो मैप पर आपको ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, दैट्स दी रशियन फेडरेशन और कजाकिस्तान वगैरह, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिज जो किर्गिज रिपब्लिक है उसके बारे में।
तो हमें इससे फ़ायदा क्या होगा? वैसे तो इम्पॉर्टेंट फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि एक तो जो इतनी बड़े, क्योंकि जो 5 कंट्रीज़ हैं, अगर हम यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट भेजना, एक्सपोर्ट्स को टारगेट करते हैं इस एरिया के अंदर, तो लगभग 6.5 ट्रिलियन जो डॉलर की ये मार्केट है। और यहाँ पर हम अपने जो टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल गुड्स वगैरह, ये आपको याद नहीं करने हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि भारत के लिए एक जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर हो जाता है इनके साथ, तो भारत के लिए एक नया ब्लॉक हमारे सामने तैयार होगा, जिसके साथ हम इकट्ठे यहाँ पर डील कर सकते हैं और भारत के एक्सपोर्ट वहाँ के लिए टारगेट किए जा सकते हैं। बस आपको ये फिलहाल के लिए याद नहीं रखना है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से हो जाएगा उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। आप एज अ होमवर्क इसमें एक काम कर सकते हैं, दैट इज ही आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पढ़ना चाहिए और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ये दोनों ही जो टॉपिक हैं वो एक प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी एक प्रकार का, जिसे आप कह सकते हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, जिसके थ्रू अगर इंडिया जैसे अगर पूरी तरह से जब ये शुरू हो जाते हैं या हो जाएंगे, उस समय पर भारत को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में जो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के बारे में भी। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं, दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है विच इज़ फोकस्ड ऑन दी हंगर इरेडिकेशन द फूड सिक्योरिटी। जैसे कि नाम ही बता रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ दी फूड प्रोग्राम। आपको बस इसमें याद क्या रखना है, क्योंकि कई बार जो होता है ना, हमारे पास जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम है वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैचिंग के, जैसे 1961 में इसी तरह से कोई आपको यहाँ बता दिया जाएगा, IMF जो है उसको, उसका जो एक ईयर है जब उसे उसकी स्थापना की गई थी, तो आपको इस प्रकार की जो ना ईयर ज़रूर याद रखने हैं कि इनकी एस्टैब्लिशिंग जो ईयर है वो कौन कौन से रहे हैं, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने पीछे देखा 2015 में जो आपके पास लास्ट जो करंट अफेयर अभी आपने पढ़ा है, जैसे यहाँ बताया गया था, इनकी आपस में ट्रीटी हुई थी और इसीलिए 2015 के बाद ये अपना काम स्टार्ट करें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। सो सिमिलरली आपको 1961 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, और ये किसने किया इसको? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA बोलते हैं इसे, और साथ ही साथ फूड एंड एग्रीकल्चर FAO ने भी इसको यहाँ पर, मतलब दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। और इसका क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, दैट इज हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपने कहना है कि रोम, इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेनली क्या है कि वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ पर भी जो लाइवलीहुड को, यानी कि लोगों की ज़िंदगी को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उन जगहों पर जो फूड सप्लाई है उसको कैसे वहाँ पे चैनलाइज किया जा सकता है, वर्ल्ड लेवल की जो कॉपरेशन है कैसे यहाँ पर ऐसे चीज़ों को, मुद्दों को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जा सकती है, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और साथ ही साथ एक हर देश की जो एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, ताकि वो अपने देश के लोगों की जो एक कह सकता है कि हंगर रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ जेंडर इनइक्वालिटी, ये ज़रूर याद रखिएगा, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी इज अफेक्टिंग द फूड सिक्योरिटी। तो कई बार ना हमने पहले भी इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि आमतौर पे जो UPSC है वो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे डाल देता है, तो आपको उस समय पर ये लगता है दैट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इनइक्वालिटी से क्या लेना देना। बट क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इस तरह के जो मुद्दे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी ये वगैरह के जो मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों के ऊपर इनको ये सभी को टारगेट भी करते हैं। आपको ये याद रखना है, ये एजेंसीज़ की ये अच्छी बातों में वहाँ पर आता है कि इस प्रकार के मुद्दों को भी ये टारगेट कर रहे होते हैं, ऑल्दो इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है, जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि जो लैंगिक असमानता है उसको भी ये जो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि क्या कोई देश अपने देश के नागरिकों को खाना प्रॉपर मुहैया करा पा रहा है या नहीं, उसके बारे में, दैट इज नोन एज ई फूड सिक्योरिटी। तो और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना ज़रूरी है 2020 के अंदर। तो क्योंकि भारत जो है ना एक वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड एज वन फैमिली, इसको फॉलो करता है इस नोशन को, और इसीलिए भारत ने अपने यहाँ के लोगों के लिए जो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, फोर्टिफाइड राइस, जो फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है एक इस प्रकार का चावल जिसके अंदर बहुत तरह के तत्व या गुण होते हैं, उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। जैसे विटामिन A वगैरह से जुड़े जो कंपोनेंट हैं, जैसे गोल्डन राइस की अगर हम बात करें तो विटामिन A से जुड़ी हुई जो दिक्कत है बच्चों में या लोगों में, उसको दूर किया जा सकता है। ऐसे चावल को हम बोलते हैं फोर्टिफाइड या गोल्डन राइस।
इसी तरह से जो अन्नपूर्ति डिवाइसेस, ग्रेन एटीएम, ये आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि भारत आज पूरी तरह से तैयार है अपने देश के लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद है दैट इंडिया यूएस 2+2 इंटरसेशनल डायलॉग। ये ना क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस के 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है। तो आपने यहाँ पे ये कहना है, जब भी हम किसी कंट्री के साथ 2+2 यानी कि वहाँ के दो आप कह सकते हैं मिनिस्टर आएंगे यूएस के, और इंडिया के दो जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे बैठ के बातचीत करेंगे, तो आपने ना इसमें एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो डायलॉग होता है ना, आमतौर पे 2+2 का मतलब होता है कि इंडिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर दो ये हो गए, और इसी तरह से यूएसए के जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये 2+2 आमतौर पर जब कभी कोई देश, आपने देखा होगा नॉर्मली कि जैसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और यूएस के प्राइम मिनिस्टर आपस में मिलते हैं, बट उनके पास और भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको आपस में बैठ के डिस्कस करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मिनिस्टर लेवल पर इस प्रकार की 2+2 टॉक्स हो जाती हैं। तो जब भी किसी कंट्री के साथ 2+2 टॉक हो तो आमतौर पर आपको वहाँ पर फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स ही वहाँ पार्टिसिपेट करते नजर आते हैं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए दैट रिसेंटली किस कंट्री के साथ हमने 2+2 जो एक डायलॉग है वो कंप्लीट किया है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। इसमें ना एक्चुअली ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये लोग अभी आपस में डिस्कस कर रहे हैं और इसको आप कोई याद ना रखें, दिक्कत नहीं है कोई ऐसी। इससे थोड़ा सा मैं आपको फिर भी ये टर्म बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास चाइना है और चाइना के साथ जो लगता हुआ एरिया है जिसके अंदर साउथ चाइना सी, इस एरिया के अंदर और आप कह सकते हैं धीरे धीरे पैसिफिक के अंदर और साथ ही साथ इंडियन ओशन में जो चाइना का बढ़ता हुआ एक इंटरफेरेंस है, या आप कह सकते हैं उसका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत पहले एक 4 देशों का ग्रुप इकट्ठा हुआ था जिसको हम बोलते हैं क्वाड। तो क्वाड का मतलब यहाँ पे कौन से, क्वाड का मतलब होता है 4 देश कौन से हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये 4 देश जो मिलकर यहाँ पर इंडो पैसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जो बढ़ते हुए चाइना के प्रभुत्व को, इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते हैं, ताकि चाइना किसी प्रकार से जो है बहुत बड़ा स्टांस या बहुत बड़ा एक पावर ना उभर सके पावर की फॉर्म में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट ये मीटिंग हुई है अभी, तो इससे क्वाड को जो है सपोर्ट मिलती है। 2+2 डायलॉग जो है हमने 2018 में शुरू किए थे और ये इंडिया और यूएस के बीच में हुए थे, लेकिन बाद में हमने 2+2 जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी शुरू किए हैं। और इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया कि फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बस इसमें आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है। सो गाइज, इस सेशन के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे, तो आई होप आप इनमें से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अलग कर लेंगे और उसको नोट डाउन कर लीजिए। और जितने भी आप पुराने करंट अफेयर्स हैं उनको अगर आप याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलरली मिलती रहे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर वहाँ पे प्रेस करें, सो दैट आपको जब भी हम कोई कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको वो वहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।